हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आप खुद देखिए कि इनहेरिटेंस के लिए हम थियरी देखने जा रहे हैं, यानी इनहेरिटेंस कैसे होता है ये हम इस थियरी के माध्यम से देखने जा रहे हैं। तो नाम से ही पता है क्या, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के लिए जो जिम्मेदार है वो क्रोमोसोम। आप जानते हैं क्रोमोसोम को हम हेरिडिटरी व्हीकल कहते हैं। हेरिडिटरी व्हीकल, देखो व्हीकल मतलब होता है गाड़ी, एक वैन, एक कार, एक बस, कोई भी गाड़ी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या पेरेंट टू प्रोजेनी। तो पेरेंट टू प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स जाते हैं, आई मीन जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी व्हीकल। अब सुनिए, कोई अगर मेल है और कोई फीमेल है, तो मेल में होता है टेस्टस 2n 46 क्रोमोसोम। फीमेल में ओवरी 2n 46 क्रोमोसोम। याद रखिएगा, इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस। टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, स्पर्म, ये n हो गया 23। हैप्लॉइड होते हैं मियोसिस में, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। ओवरी में मियोसिस हुआ, ओवम बना, ओवम आई मीन मियोसिस से ही गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। गैमेट्स और ऑलवेज हैप्लॉइड, बट स्पोर में भी हैप्लॉइड में भी डिप्लॉइड। गैमेट और स्पोर में अंतर याद रखिएगा, स्पोर हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं, बट जो गैमेट्स होते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स कैसे बनते हैं? मेयोसिस से। मेल गैमेट स्पर्म n=23, फीमेल गैमेट वुमन ओवम n=23। अब फर्टिलाइजेशन होगा, आप देखेंगे ये फर्टिलाइजेशन से स्पर्म वुमन मिलके जायगोट बनाते हैं, जायगोट। n 23 46, यानी जायगोट डिप्लॉयड है। यानी डिप्लॉयड स्टेज दोबारा रिटेन किससे होता है? फर्टिलाइजेशन से। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दो ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आप देख रहे हो पूरा जीवन चक्र चल रहा है, क्योंकि इसे जायगोट में आप देखोगे माइटोसिस हुआ, जायगोट में माइटोसिस, ऑफस्प्रिंग बन गया। कोई भी ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप देख रहे हो ये माइटोसिस से बना है बेटा। जायगोट में माइटोसिस हुआ, ऑफस्प्रिंग बना। ऑफस्प्रिंग में भी मेल ऑफस्प्रिंग, में भी फीमेल ऑफस्प्रिंग। अगर मेल है तो टेस्टिस होगा, फीमेल है तो ओवरी होगा, फिर ये साइकिल चलेगा। इसका मतलब 3 घटनाएं हैं। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ हिस्ट्री में आप जो देख रहे हो, उसकी बॉडी के जो सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। डिप्लॉयड स्टेज दोबारा रिटेन होता है फर्टिलाइजेशन से, और गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है। यानी माइसेल्फ, हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, सबसे पहले जो घटना घटी थी वो फर्टिलाइजेशन है, मियोसिस है। जो दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन है, जो तीसरा स्टेप है वो माइटोसिस है। आप देखिएगा, ईच एंड एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल जायगोट। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ है तो वो अपने जीवन चक्र की शुरुआत एक कोशिकीय सिंगल सेल जायगोट से हो रहा है, करता है। आप देख रहे हैं जायगोट फॉर्मेशन इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये ऑफस्प्रिंग है, मतलब एक ऐसा प्रोजेनी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया है, उसके अंदर जो हेरिडिटरी व्हीकल्स आए हैं वो पेरेंट से किसके थ्रू आए हैं? क्रोमोसोम के थ्रू। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स जाते हैं उनके लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम्स हैं। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम्स। ये बात टीजो एंड लीवान ने बताई थी। टीजो एंड लीवान ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक के नाम है। टीजो एंड लीवान ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, जिसके अंदर आप देखेंगे 22 पेयर ऑटोसोम है। ऑटोसोम समझो। और आप देखेंगे 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम
क्या आप जानते हैं सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम कहते हैं, एलोसोम कहते हैं। क्या आप जानते हैं इसे ही हेट्रोसोम कहते हैं, हेट्रोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम, हेट्रोसोम, इसके बारे में जिन्होंने जानकारी दिया उस वैज्ञानिक का नाम विल्सन है, विल्सन। और ऑटोसोम के बारे में जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया उनका नाम मोंटगोमेरी है, मोंटगोमेरी। याद रखिएगा, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम है। क्रोमो मिला है, क्रोमो प्लस सोम। क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड, कलर्ड, कलर्ड। सोम मीन्स होता है बॉडी, बॉडी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाकया है 1902 का। 1902, आज से 118 साल पहले, समझो आज सन 2020, यानी आज से 118 साल पहले ये दुनिया को पता चला कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स आते हैं, जो भी आपका हाइट है, कलर है, शेप है, जो भी कैरेक्टर्स है, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पेरेंट्स से प्रोजेनी जो जाते हैं वो क्रोमोसोम के ही कारण जाते हैं। 1900 के पहले क्रोमोसोम के बारे में कोई जानता ही नहीं था। अगर मेंडल के बातों को अगर ध्यान से सुन, दोबारा एक बार रिकॉल करें तो हम आपको बताएं, अगर मेंडल के बातों को दोबारा रिकॉल करें तो उस पर थोड़ा सा वक्त देंगे हम। क्या वक्त देंगे भाई? हमने कहा कि मेंडल ने 1853 टू 1863, आप 3 और 4 1856 से 1863, ठीक। 1856 टू 1863, भूलना नहीं। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले 1857 में भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके 1 साल पहले 1856 से 1863 तक मटर पे काम किया मेंडल ने। 1863 में जब कंप्लीट हुआ तो 1865, इसी को रिवर्ट कर दो, 5-6-6-5, 1865 में मेंडल का वर्क पब्लिश होता है। पब्लिश यानी मेंडल ने जो वर्क कंप्लीट किया था 1863 में, उसको पब्लिश कराने में मेंडल को 2 साल लग गए। तो इससे आप सोच सकते हैं कि मेंडल की पर्सनालिटी कितनी शांत थी। मेंडल एग्रेसिव स्वभाव के नहीं थे। सच कहें तो मेंडल मटर पे काम करके, हिरेसियम पे काम करके बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, रिजल्ट नहीं आया। और मेंडल ने मटर पे जो काम किया उसका जो रिजल्ट आया उसको लेके खुद ही कंफ्यूजन में थे। मेंडल का वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मोरल है, वो काफी लो हो चुका था। मेंडल को 2 साल का वक्त लग गया 1865 तक अपने वर्क को पब्लिश कराने में। समझो, आज कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, तब कम्युनिकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था। मेंडल कहते थे कोई ना कोई फैक्टर्स है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। वो फैक्टर क्या है जिसको आज हम जीन कहते हैं। ही कुड नॉट गिव एनी फिजिकल प्रूफ। और तीसरी बात कि मेंडल द्वारा बायोलॉजिकल प्रिंसिपल को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करना दूसरे साइंटिस्टों पे बिल्कुल भारी पड़ा और वो भड़क गए। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच को देख के दूसरे बायोलॉजिस्ट मेंडल से सहमत नहीं थे। उन्होंने मेंडल से किनारा किया। मेंडल डिप्रेशन में चले जाते हैं। 1884 में मेंडल की किडनी फेल होती है, उनकी डेथ हो जाती है। अगर हम कहें 1865 में मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ, उसके बाद 1900 तक क्या है, सब शांत पड़ा रहा, किसी ने नोटिस नहीं लिया। 1900 में मेंडल की लॉ की रीडिस्कवरी होती है। जो रीडिस्कवरी होती है वो कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के थे, ह्यूगो डिब्रीज ये हॉलैंड के थे। हॉलैंड बोले, नीदरलैंड बोले, मतलब एक ही बात। हॉलैंड के थे ह्यूगो डिब्रीज। और शेरमार्क ये ऑस्ट्रिया के थे। तो मेंडल के लॉ की रिडिस्कवरी 1900 हुई। 1865 से लेकर 1900 के बीच में कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। ये जेनेटिक्स का डार्क पीरियड था। और आपसे मैं कहूंगा, मेंडल के लॉ की जो रिडिस्कवरी हुई, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी, ह्यूगो डिब्रीज ऑफ हॉलैंड और शेरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया, ये 3 साइंटिस्टों ने, कृपया ध्यान दें, इंडिपेंडेंटली काम किया। इंडिपेंडेंटली देखिए, अलग अलग कंट्री, जर्मनी कहाँ है, हॉलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रिया कहाँ है, अलग अलग आर्टिकल पे काम किया।
तब जाके एहसास हुआ मेंडल जिस फैक्टर की बात कहते थे वो कुछ ना कुछ होता है। 1900 के ही टाइम पे आप देखेंगे माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो रहा था। जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ, दुनिया में सूक्ष्मदर्शी देखे जाने लगे और सूक्ष्मदर्शी की मदद से सेल के अंदर के न्यूक्लियस की एनालिसिस होनी शुरू हुई, तब जाके हमको न्यूक्लियस के अंदर एक कलर्ड बॉडी मिला। उस कलर्ड बॉडी को जिसको स्टेन करने से कलर आ रहा था उसको आज हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये वाकया है लगभग 1900 का। ठीक उसके 2 साल बाद 1902 दुनिया में आता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम है। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है क्रोमोसोम एक हेरिडिटरी व्हीकल है, एक ऐसी व्हीकल, एक ऐसी सवारी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो भी अनुवांशिक लक्षण हैं उनको लेके जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्रोमोसोम को कैसे क्या है और बेहतर समझ सकते हैं। वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, स्लो करके देखिएगा, चीजों को और बेहतर समझने की कोशिश करिएगा। ईयर जरूर याद रखिएगा। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में आई थी। 1902 मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी कब हुई थी? 1900। मेंडल का वर्क कब पब्लिश हुआ था? 1865। यहां पे 2 तरह का सवाल है। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्ड बाय। गिवन बाय और एक्सप्लेन्ड बाय। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस given by Sutton and Boveri, Walter Sutton and Theodore Boveri, Walter Sutton and Theodore Boveri। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कभी एक लगा इसमें बदल देगा, वाल्टर की जगह थियोडोर कर देगा, थियोडोर की जगह वाल्टर कर देगा, परेशान हो जाओगे। वाल्टर सट्टन एंड थियोडोर बोवेरी। और सुनना, इसमें भी कंफ्यूज करा देता है। दोनों में से कभी एक चुनना हो तो ऐसे याद रखना, ये नीट वाले ऑल इंडिया पीएमटी वाले सटा देंगे बहुत अच्छे से, तो भैया सटान से याद रखना, सटान। दोनों साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट कभी लगाना हो तो आप वाल्टर सट्टन लगाना। समझो कुछ कह रहा हूं आपसे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन बाय टीएच मॉर्गन। ये वही टीएच मॉर्गन है, थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंटेड ऑन ड्रोसोफिला। टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंटेड ऑन ड्रोसोफिला, ये जीनस है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसको हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, जिसका लाइफ साइकिल 2 वीक है। 2 वीक इसको कल्चर करते हैं राइप बनाना। अगर केले का छिलका लें और किसी ग्लास में रख दें और कोने में कहीं रख दें जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो, वहां पे छोटी छोटी मक्खियां डेवलप हो जाती हैं, अपने आप इन्वायरमेंट से आ जाती हैं। उनमें एसीटोन डाल के या कोई भी अल्कोहल डाल के अगर उनको हम शेक करें, हिलाएं और निकालें हाथ में, तो देखेंगे छोटी छोटी मक्खियां होंगी। उन्हीं को ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। इनके बारे में ध्यान से देखिए, ये राइप बनाना, पके हुए केले से बहुत अच्छे से कल्चर करते हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा कि ड्रोसोफिला क्या खाती है, तो डंग खाती है, ये फ्रूट्स खाती है। डंग, डंग मतलब ड्रोसोफिला क्या खाती है? फीड्स। पूछा कि क्या? फीड्स ऑन क्या? पहला ऑप्शन दिया, मान लो डंग दे दिया, डंग। दूसरा ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन डंग, दूसरा ऑप्शन दे दिया फ्रूट, तीसरा ऑप्शन दे दिया ईस्ट, चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो आप किसको टिक करोगे? कुछ बच्चे देखो फ्रूट्स मारेंगे, कुछ डंग मारेंगे, आंसर ईस्ट होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी पका हुआ केले का छिलका अगर उसको किनारे रख देते हैं तो उसके अंदर जो सुक्रोज होता है, उस सुक्रोज के कारण फंगस ग्रो कर जाता है। कौन सा फंगस बड़ी आसानी से ग्रो कर जाता है? ईस्ट। इसको नॉन माइसिलियल फंजाई, स्यूडो माइसिलियल फंजाई, सुपर फंजाई, सुगर फंजाई, फर्मेंटेशन फंजाई, मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं।
ईस्ट ग्रो कर जाता है। पके हुए केले के छिलके को अगर कोने में रख दिया तो उसके अंदर जो सिक्रोज है उसके चक्कर में फंगस ग्रो करेगा, और जो कॉमन फंगस है ईस्ट है ये ग्रो कर जाएगा। उसी ईस्ट को बड़े प्रेम से खाती है कौन? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो ड्रोसोफिला फीड्स ऑन ईस्ट। आप देखेंगे लाइफ साइकिल 2 वीक है, कल्चर अंडाई बनाना है, फीड्स ऑन ईस्ट को खाएगी। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप देखेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसका मतलब होता है दूर से देख के बता दो कि मेल है कि फीमेल है। तो उसमें आप देखोगे जो फीमेल है और जो मेल है उसमें कैसे कैसे पैटर्न है। जो फीमेल है वो लार्ज होगी और हैवी होगी। जो मेल है वो स्मॉल होगा और लाइट होगा। जो मेल है वो दुबला पतला छोटा सा होगा, फीमेल मोटी ताजी हैवी होगी। इनकी जो जोड़ी है वो मेटिंग के बाद सिंगल मेटिंग एक बार मेट करने के बाद सिंगल मेटिंग में थोक के भाव प्रोजनी देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रोजनी, हजारों के तादाद में, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सो मेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, बहुत ज्यादा बच्चे निकलते हैं इनके। बट उनको आप देख के दूर से बता सकते हो कि मेल है कि फीमेल है, क्योंकि उसमें जो फीमेल होगी वो बड़ी होगी और हैवी होगी, भारी होगी। जो मेल होगा वो पतला होगा और हल्का होगा। आप देखेंगे इसमें जो लिंकेज ग्रुप होता है 4 होता है। लिंकेज ग्रुप इसमें 4 होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रोसोफिला में क्या था जो टीएस मॉर्गन ने देखा? ड्रोसोफिला की बॉडी का कलर, ड्रोसोफिला की आंखों का कलर। समझो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में उन्होंने क्या देखा? ड्रोसोफिला की बॉडी कलर, बॉडी का रंग, ड्रोसोफिला की बॉडी का रंग, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग। ड्रोसोफिला की बॉडी कलर और आई कलर। बाद में पता चला क्या कि ये सेक्स क्रोमोसोम पे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बॉडी कलर और आई कलर का जो जीन है वो सेक्स लिंक है, ऑटोसोम पे नहीं था, सेक्स लिंक है। बॉडी कलर और आई कलर का जो जीन है वो सेक्स लिंक है, और सेक्स लिंक में भी ये एक्स लिंक है। कुछ कह रहा हूं आपसे, जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने मटर पे किया वैसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट टीएस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे किया। जब ड्रोसोफिला पे किया तो जो मेंडल का मटर वाला 9:3:1 जो रेशियो था फिनोटिपिक, वो डेविएट कर गया, क्योंकि टीएस मॉर्गन को लिंकेज वहां पे समझ में आ गया। समझो, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम है। ये हेरिडिटरी व्हीकल जो होता है क्रोमोसोम है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय वाल्टर सटान एंड थियोडोर बोवेरी। सटान और बोवेरी, एक लगाना तो सटान लगाना। समझो, पूरा नाम वाल्टर सटान और थियोडोर बोवेरी है। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टीएच मॉर्गन है। टीएच मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। टीएच मॉर्गन ने काम किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई है। इसका लाइफ साइकिल 2 वीक है। इसको कल्चर करते हैं राइप बनाना से। ये फीड्स करती है ईस्ट, खाती क्या है? ईस्ट। इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। देख के बता सकते हो कि मेल है कि फीमेल है। जो फीमेल होगी वो बड़ी होगी, हैवी होगी। जो मेल होगा वो छोटा होगा, वो लाइट होगा। याद रखिएगा, ड्रोसोफिला में क्या टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे काम किया? ड्रोसोफिला की बॉडी का कलर, ड्रोसोफिला की आंखों का कलर। ड्रोसोफिला की बॉडी का कलर और ड्रोसोफिला की आंखों के कलर का जो जीन है वो सेक्स लिंक है, और सेक्स लिंक में भी ये एक्स लिंक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको ग्राफिकली पढ़ाने का कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको कम समझ में आए तो आप बैक करके देखिएगा, होल्ड करके देखिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप जरूर पूछिएगा। अगर पढ़ाया समझ में आ रहा है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। देखिए, अब हम आपको एक आगे चीज समझाते हैं। देखिए, हमने कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमने कहा ये देखो, जैसे हमने कहा कि ये देखो ये क्रोमोसोम है। हमने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार है वो क्रोमोसोम है। ये हमने क्रोमोसोम का फोटो बना दिया। इस क्रोमोसोम पे अगर हम कहें आपसे क्या कि आप देखोगे, ये देखो ये देखो जीन्स अरेंज है इसके ऊपर ऐसे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाक्य है 1902 का, 1902। आप देखेंगे कि जो भी जीन्स हैं
इस क्रोमोसोम में सीधी रेखा में अरेंज है। हमने कहा